मैग्नेटिज्म चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इन लाइंस को हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इनको हम लोग कॉल कर सकते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टडी किया था एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिज्म में होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और दोनों के प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज सेम एज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। सबसे पहले इन लाइंस को डिफाइन करने से पहले एक बात को हमको समझना है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट। ये लाइंस रियल में होते नहीं, दे डू नॉट हैव एनी रियल एग्जिस्टेंस, दे आर इमेजिनरी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, दे डू नॉट एग्जिस्ट, ये हमको दिखाई नहीं देंगे। बट इन लाइंस का स्टडी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इन लाइन से ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को इमेजिन करते हैं। एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके सराउंडिंग रीजन में, तो मैग्नेटिक फील्ड का विजुअलाइजेशन इन लाइन से होता है। का मतलब अगर हमको डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है, अगर हमको डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है तो हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे। But remember, magnetic field lines do not exist, they are imaginary. But with the help of magnetic field lines, we can draw magnetic field in the diagram. तो चलो इसका स्टडी शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस also called magnetic lines of force. What is definition of magnetic lines of force? तो magnetic line of force may be defined as कर्व। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक कर्व होगा। द टेंजेंट ड्रॉन टू अ कर्व एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये हो गया फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक कर्व होता है, उस कर्व के किसी एक पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, सो दैट टेंजेंट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सेकंड डेफिनेशन, इसका एक और डेफिनेशन भी है। तो इट मे बी डिफाइंड एज पाथ अलोंग विच अ यूनिट नॉर्थ पोल। यूनिट नॉर्थ पोल इज इमेजिनरी, ये रियल में होता नहीं, बट ये सिर्फ डेफिनेशन में हमको यूज करना है। सिंगल नॉर्थ पोल होता नहीं ना, तो ये तो सिर्फ डेफिनेशन में हमको एज्यूम करना है। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मे बी डिफाइंड एज पाथ अलोंग विच अ यूनिट नॉर्थ पोल वुड टेंड टू मूव if magnetic force is acting on it। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक पाथ होगा। किसका पाथ होगा? एक यूनिट नॉर्थ पोल का। और यूनिट नॉर्थ पोल जिस पाथ पे ट्रैवल करेगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट, उस पाथ को ही बोलेंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता है, उसका भी डेफिनेशन सेम ही है, सिर्फ वहां पे क्या होगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहां पे क्या होगा? यूनिट नॉर्थ पोल। बाकी डेफिनेशन सेम होता है। लेट अस ड्रॉ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू डिफरेंट कॉन्फिगरेशंस। तो अलग अलग कॉन्फिगरेशन में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। केस 1, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उस फील्ड में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे। बट ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स हमको दिखाई देंगे नहीं बिकॉज दे आर इमेजिनरी। देखो, अगर मुझे बार मैग्नेट के अराउंड में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करना है तो मुझे क्या लेना है? यूनिट नॉर्थ पोल कंसीडर करना है। तो ये मान लो यूनिट नॉर्थ पोल है। हाँ, ये यूनिट नॉर्थ पोल है। अगर मैंने यूनिट नॉर्थ पोल को यहां पे प्लेस किया तो ये नॉर्थ पोल, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस यूनिट नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा
एंड हेंस दिस यूनिट नॉर्थ पोल विल टेंड टू मूव अवे। इसको आप कहीं पे भी प्लेस करो, बिकॉज ऑफ रिपल्शन या ऐसे अवे मूव करेगा। और अगर हमने इस नॉर्थ पोल को, यूनिट नॉर्थ पोल को यहां पे प्लेस किया, तो ये यूनिट नॉर्थ पोल इससे रिपेल होके इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, उसका पाथ ऐसे होगा। तो मतलब दिस यूनिट नॉर्थ पोल विल टेंड टू मूव दिस वे, और इस पाथ को ही बोला जाएगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अगर मैंने यूनिट नॉर्थ पोल को यहां पे प्लेस किया, तो ये साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा, तो ये इस तरफ मूव करेगा। तो ये जो पाथ होगा यूनिट नॉर्थ पोल का, इसी को बोलेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और मैग्नेट के अंदर ये जो यूनिट नॉर्थ पोल होगा, ये ऐसे साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये कंटिन्यूअस और क्लोज्ड कर्व है। रिमेंबर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। ये ऐसे कंटिन्यूअस कर्व होता है, ये बीच में टूटता नहीं, ये बीच में ब्रेक नहीं होता है, ये एंड भी नहीं होता है। इट इज ऑलवेज अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। ये क्लोज कर्व होता है, कंटिन्यूअस। इसका मतलब बार मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मूव फ्रॉम नॉर्थ से साउथ, एंड बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मूव फ्रॉम साउथ से नॉर्थ। तो देयरफॉर वी से मैग्नेटिक फील्ड हैज टू डायरेक्शंस। रिमेंबर, इस पॉइंट को याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन है। एक होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटसाइड द बार मैग्नेट, और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड द बार मैग्नेट। आउटसाइड द बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, एंड इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ। तो मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होता है, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है। तो ये होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच इज अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। ये एक क्लोज्ड और कंटिन्यूअस कर्व होता है। फिर हमने बार मैग्नेट के लाइंस ऑफ फोर्स यहां पे भी ड्रॉ किए हैं। देखो, लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से आउटवर्ड मूव करते हैं, बिकॉज यहां पे अगर यूनिट नॉर्थ पोल रखेंगे तो ये तो रिपेल होने वाला है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मूव आउटवर्ड नियर नॉर्थ पोल एंड दे मूव टुवर्ड्स इनवर्ड नियर द साउथ पोल। तो देखो, नियर नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मूविंग आउटवर्ड, एंड नियर साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मूविंग इनवर्ड। यहां पे एरो ड्रॉ करना नेसेसरी है। एंड बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दे विल टेंड टू मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये लाइंस कैसे मूव करेंगे? नॉर्थ टू साउथ। और ऐसे हम लोग इनफाइनाइट लाइंस को ड्रॉ कर पाएंगे। देयर आर इनफाइनाइट लाइंस प्रेजेंट अराउंड द बार मैग्नेट। और इस डायग्राम में मैंने मैग्नेट के अंदर लाइंस को ड्रॉ नहीं किया है, तो ऐसे लाइंस यहां पे भी एग्जिस्ट करेंगे, सिर्फ मैंने इसको यहां पे ड्रॉ नहीं किया है। इसका मतलब ये जितने भी मैंने लाइंस ड्रॉ किए हैं, ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है एक्सटर्नली, बट इंटरनली ये लाइन जाएंगे साउथ से नॉर्थ, बिकॉज हर एक लाइन यहां पे एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व बनेगा। बट मैंने मैग्नेट के अंदर इन लाइंस को ड्रॉ नहीं किया है, इस बात को याद रखो। और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, देखो पहला डेफिनेशन है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक कर्व होगा, जिस कर्व के किसी एक पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये जो टेंजेंट होगा ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। तो यू कैन टेक एनी पॉइंट, जैसे मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया, यहां पे एक पॉइंट लिया, और दोनों पॉइंट पे मैंने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया। तो ये जो टेंजेंट होंगे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेंगे। तो ये होंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ बार मैग्नेट। नियर नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड टेंड्स टू मूव आउटवर्ड, का मतलब इट अपीयर्स एज इफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज नियर द नॉर्थ पोल, स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, एंड नियर साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड हो रहे हैं, का मतलब इट अपीयर्स एज इफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड ऑन अ साउथ पोल। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड दे एंड ऑन अ साउथ पोल। एंड नहीं करेंगे, बट उसका एक प्रॉपर्टी होगा एक्सटर्नली। तो दिस इज केस 1, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू बार मैग्नेट। सेकेंड केस में मैग्नेटिक
lines of force due to two unlike poles of two magnets, and third case में magnetic lines of force due to like poles of the two bar magnets. इनके हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे. तो केस 2 में कंसीडर टू बार मैग्नेट्स with their unlike poles facing each other. का मतलब फर्स्ट बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल सेकेंड बार मैग्नेट के साउथ पोल को फेस कर रहे हैं. एंड वी नो दैट टू अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. का मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन होगा. तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे दे विल मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. तो देखो यहां पे जो लाइंस ऑफ फोर्स है ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रहे हैं. और ये जो लाइन मैंने यहां पे एंड किया है ये लाइन यहां पे एंड नहीं हुआ है. ये लाइन एक्चुअली ऐसे जाके इसके साथ मिला है ऐसे फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. वैसे ये भी नॉर्थ पोल से साउथ पोल. और ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं बिटवीन द टू अनलाइक पोल्स दे हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट अलोंग देयर लेंथ. ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना बिटवीन टू अनलाइक पोल्स, इन लाइंस का टेंडेंसी होता है टू अंडरगो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन. इस प्रॉपर्टी को हम लोग कुछ इस तरह समझते हैं. ये जो लाइंस है ना तो हर एक लाइन को आप एक स्ट्रेच रबर बैंड की तरह एज्यूम करो. तो ये एक स्ट्रेच्ड रबर बैंड है, ये भी एक स्ट्रेच्ड रबर बैंड है. तो each line of force in this case can be assumed to be a stretched rubber band. जब भी रबर बैंड स्ट्रेच्ड होता है तो उसका टेंडेंसी क्या होता है? टू अंडरगो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन. इट विल ट्राई टू रिगेन द लेंथ. तो एक स्ट्रेच्ड रबर बैंड का टेंडेंसी होता है टू अंडरगो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन. इट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, इट विल ट्राई टू रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ. वही प्रॉपर्टी इस लाइन में भी ऑब्जर्व होता है. तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बिटवीन द टू अनलाइक पोल्स हैव अ टेंडेंसी टू अंडरगो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब रिड्यूस होना. एंड देयरफॉर अगर ये लाइंस कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये जो पोल्स है दे विल कम क्लोजर, है ना. अगर इन लाइंस का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये दो पोल ऐसे क्लोज आएंगे एंड दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन बिटवीन द टू अनलाइक पोल्स. The two unlike magnetic poles attract each other. This is due to tendency of the magnetic lines of force to contract in their length. In lines का contraction होता है, इसके लिए unlike poles comes closer, that is called attraction. Case 3 में lines of force due to the like poles of two bar magnets. देखो यहां मैंने दो बार मैग्नेट को ड्रॉ किया, बट दोनों बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल्स आर फेसिंग ईच अदर. और दूसरा क्या होगा पॉसिबिलिटी? दोनों के साउथ पोल फेस करेंगे. तो ये नॉर्थ पोल ऑफ बोथ द बार मैग्नेट्स आर टुवर्ड्स ईच अदर. तो ऑब्वियसली इनके बीच में रिपल्शन होगा बिकॉज लाइक पोल्स विल रिपेल, दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. तो देखो ये इनके लाइंस ऑफ फोर्स होंगे. दीज आर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. नॉर्थ पोल के लिए लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होंगे? आउटवर्ड. तो देखो यहां पे ईच एरो इज गोइंग आउटवर्ड. वैसे इस नॉर्थ पोल की तरफ भी लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आउटवर्ड होंगे बिकॉज फ्री नॉर्थ पोल विल ऑलवेज गेट रिपेल्ड. तो ये होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द टू नॉर्थ पोल. अगर साउथ पोल ऐसे होते तो लाइंस ऑफ फोर्स का पैटर्न सेम होता, सिर्फ एरो का डायरेक्शन इनवर्ड होता बिकॉज साउथ पोल के लिए फील्ड इज इनवर्ड. नॉर्थ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होता है, साउथ पोल के लिए लाइंस विल मूव इनवर्ड. फिर एग्जैक्टली सेंटर पे हमको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा. एग्जैक्टली सेंटर पे का मतलब दो नॉर्थ पोल का जो सेंटर होगा वहां पे हमको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा. न्यूट्रल पॉइंट का मतलब वहां पे नेट फोर्स जीरो होगा. इस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो होगा बिकॉज ये पॉइंट इस नॉर्थ पोल से भी रिपेल होगा और इस नॉर्थ पोल से भी रिपेल होगा. न्यूट्रल पॉइंट का मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा. At this point, net magnetic field becomes zero. तो एक न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा इन दो नॉर्थ पोल के एग्जैक्टली सेंटर पे. तो ये होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू लाइक पोल्स.
अभी ये जो लाइंस होते हैं उनमें प्रॉपर्टी कौन सा होता है, दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सर्ट लैटरल प्रेशर या लैटरल फोर्स ऑन ईच अदर। तो ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है ये एक दूसरे को ऐसे लैटरल फोर्स अप्लाई करेंगे, लैटरल का मतलब साइडवेज। तो ये लाइंस इन लाइंस के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे और ये लाइंस इन लाइंस के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो दिस प्रॉपर्टी इज फाउंड ओनली इन द केस ऑफ टू लाइक पोल्स। तो दो लाइक पोल्स के बीच में जो लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं दे एक्सर्ट लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर, ये एक दूसरे को प्रेशर अप्लाई करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ लैटरल प्रेशर these two poles will move away from each other। अगर ये लाइंस एक दूसरे को प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये दो पोल जो है अवे मूव करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड रिपल्शन। सो वी से टू लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। तो रिपल्शन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ टेंडेंसी ऑफ द लाइंस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन ईच अदर। टू अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ टेंडेंसी ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस टू कॉन्ट्रैक्ट अलोंग देयर length। So these are magnetic lines of force for different cases. Let us now discuss properties of magnetic field lines. Magnetic field lines के अलग अलग properties को हम लोग स्टेट करेंगे। Property number 1, magnetic lines of force are closed continuous curve। Magnetic lines of force are closed continuous curve which start in air from north pole and end at the south pole, and then again return to the north pole through the interior of the magnet। ये हमने डायग्राम में भी देखा था बार मैग्नेट के लिए कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है, फिर वो साउथ पोल तक आता है एक्सटर्नली, और बार मैग्नेट के अंदर इट मूव्स फ्रॉम साउथ से नॉर्थ, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ क्लोज्ड कंटीन्यूअस कर्व। प्रॉपर्टी नंबर 2, tangent drawn at any point on the line of force gives the direction of magnetic field at that point। ये भी हमने डेफिनेशन में स्टडी किया था। दिस वाज डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पे किसी भी पॉइंट पे अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो टेंजेंट उस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, द लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नो टू लाइंस ऑफ फोर्स विल एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। लाइंस ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं करेंगे। रीजन, if they cross each other, if the lines of force intersect each other, then that will mean there are two directions of magnetic field at that particular point of intersection, which is not possible। देखो मैंने यहां पे डायग्राम ड्रॉ किया। इस डायग्राम में ये एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, दिस इज वन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, और ये है दूसरा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो आई हैव ड्रॉन टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, नंबर 1 एंड नंबर 2, और ये दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी ए। अभी हमको ये पता है कि टेंजेंट ड्रॉन टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैंने इस लाइन को एक टेंजेंट ड्रॉ किया, देखो ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तो दिस इज टेंजेंट ड्रॉन टू दिस लाइन ऑफ फोर्स। तो ये टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा एट पॉइंट ए। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब एट पॉइंट ए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। बट अगर मैंने पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ किया विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन ऑफ फोर्स, का मतलब इस लाइन ऑफ फोर्स को भी मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं एट पॉइंट ए, तो फिर ये टेंजेंट इस तरह पॉइंट करेगा, और फिर ये भी टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड का ही डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो फिर हमको यहां पे क्या दिख रहा है कि पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शंस होंगे, बट एट अ गिवन पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड विल हैव ओनली वन डायरेक्शन। दो डायरेक्शन तो पॉसिबल होगा नहीं। तो ये ऐसे क्यों हो रहा है? बिकॉज लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट हो रहा है। दैट इज व्हाई वी से लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज अगर लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते तो किसी पॉइंट पे का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शंस होंगे, विच इज नॉट
possible. Hence we say magnetic lines of force never intersect each other. Property number 4. Magnetic field lines have a tendency to contract lengthwise. ये हमने डायग्राम में देखा था, और ये प्रॉपर्टी कहां ऑब्जर्व होता है? इन द केस ऑफ टू अनलाइक पोल्स, two unlike poles of two bar magnets. So for the two unlike poles, they have a tendency, magnetic lines of force have a tendency to contract lengthwise, and because of length contraction, two unlike poles attract each other. The attraction of two unlike poles is because of this property of lines of force. Property number 5, they have a tendency to exert lateral pressure, or we can say lateral force on each other, and this property is observed in the case of lines of force of two like poles. तो टू लाइक पोल्स के बीच में जो लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं, दे एक्सर्ट लैटरल प्रेशर या लैटरल फोर्स ऑन ईच अदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट टू लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर. The repulsion between like poles can be explained with the help of this property. Number 6. Magnetic lines of force are more crowded where the magnetic field is strong. तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जहां पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लार्ज होगा, वहां पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर मोर क्राउडेड, का मतलब दे आर मोर इन नंबर, and they are widely separated, they are widely spread where the magnetic field is weak. In other words, we can say strength of magnetic field. Magnetic field का strength is directly proportional to the number of magnetic lines of force present in that region. Strength of magnetic field is directly proportional to the number of magnetic lines of force present in that region. For example, look at this diagram. तो इस डायग्राम में magnetic lines of force are crowded in the region P and they are widely separated in the region Q. तो जहां पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का क्राउडिंग होगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे स्प्रेड आउट होंगे, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा. तो हियर फ्रॉम द डायग्राम वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड एट P मस्ट बी ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट Q. B is a symbol for magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड एट P is stronger than magnetic field at Q. Why do we say so? Because at point P, magnetic lines of force are crowded, and at point Q, they are widely separated. So such a magnetic field is called non-uniform magnetic field. तो non-uniform magnetic field में magnetic field जो है वो हर एक point पे different होता है. Non-uniform का मतलब not uniform, not constant. And property number 7, in a uniform magnetic field, magnetic lines of force are parallel to each other and they are equidistant. Like this. देखो, ये हो गया डायग्राम ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट. तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हर एक पॉइंट पे सेम होगा, देन इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस. दो लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम होगा. तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस. एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम होता है. तो इफ आई कंसीडर पॉइंट P एंड पॉइंट Q एट टू डिफरेंट रीजन्स, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट P इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट Q. So this is representation of uniform magnetic field, parallel equidistant lines, and this is representation of non-uniform magnetic field. So we have studied all the properties of magnetic field lines. Next topic है magnetic flux. Magnetic flux, और इसका सिंबल है ग्रीक लेटर phi. दिस इज ग्रीक सिंबल phi. तो मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल phi. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिमिलर टर्म होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दोनों टर्म सिमिलर है. दोनों के सिंबल भी सेम है. देखो phi.
magnetic flux is the quantity of magnetic field passing through given area. अगर आपने किसी एरिया को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस एरिया में से कितना मैग्नेटिक फील्ड पास होगा, क्वांटिटी कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू गिवन एरिया. अब इसको हम लोग डिफाइन करेंगे. मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए लुक एट दिस डायग्राम. इस डायग्राम में मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर किया है. अभी मैग्नेटिक फील्ड को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. तो ये मैंने ड्रॉ किया है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करके वी कैन शो मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायग्राम. तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, और इस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है बी. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना स्ट्रांग है, बी. दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में सपोज मैंने एक एरिया प्लेस किया, मान लो ये एक एरिया है, तो इस एरिया को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया. तो if this area is kept in a magnetic field, some magnetic lines of force will pass through this area. अगर ये एरिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इस एरिया में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे नॉर्मली पास होंगे. नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलरली. तो इन अ गिवन एरिया हाउ मेनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल पास नॉर्मली, वो नंबर जो होगा उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स. तो what is definition of magnetic flux? Total number of magnetic field lines passing normally का मतलब perpendicularly through the given area is called magnetic flux passing through that area. तो अगर हम लोगों ने किसी एरिया को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इस एरिया में से मैग्नेटिक लाइंस पास होंगे, तो उन टोटल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट एरिया. नाउ सपोज मैंने एरिया को इस डायरेक्शन में रखा है, तो ये हो गया प्लेन ऑफ द एरिया. तो प्लेन ऑफ द एरिया इस डायग्राम में इंक्लाइन हुआ है टू द मैग्नेटिक फील्ड. मैंने एरिया को ऐसे प्लेस किया तो उसका जो प्लेन हो, ये जो प्लेन है ये मैग्नेटिक फील्ड से इंक्लाइन हुआ है. अभी मैंने इस प्लेन को एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये जो नॉर्मल होगा उसको क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर. तो अगर एक प्लेन है तो ये उसका परपेंडिकुलर हो गया, इसको बोलेंगे एरिया वेक्टर. तो यहां पे एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है. तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर. अगर ये एरिया ऐसे होता परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो इन दैट सिचुएशन देखो यहां पे एरिया जो है ना ये मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है. तो इन दैट केस एरिया वेक्टर जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल होगा. And अगर B vector and A vector are parallel to each other, angle theta will be 0 degree. तो यहाँ पे थीटा कितना है, 0, because B vector and A vector are parallel to each other. तो थीटा can have any value. थीटा होगा angle between area vector and B vector. तो magnetic flux passing through the area is given by the formula phi is equal to vector B dot vector A. This is the formula to calculate magnetic flux. It is vector B dot vector A. Dot का मतलब scalar product. तो magnetic flux is the scalar product of magnetic field and area vector. And according to the definition of scalar product, B dot A होगा B A cos theta. Vector B dot vector A होगा B A cos theta. Where theta is the angle between area vector and B vector. तो ये होगा फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स. सिमिलर फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला वेक्टर E डॉट वेक्टर A, यहाँ पे B डॉट A, यहाँ पे E डॉट A. B स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो सिमिलर फॉर्मूला है, तो ये भी टर्म देखो कंपेरेबल होगा. दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. Magnetic flux is B dot A, that is BA cos theta,
electric flux is vector E dot vector A, that is EA cos theta. SI unit of magnetic flux is Weber. SI यूनिट क्या है फ्लक्स का? वेबर, और वेबर को लिखा जाएगा सिंबल WB से. CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल, और इसको लिखा जाएगा सिंबल MX. तो वेबर इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैक्सवेल इज द CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. 1 वेबर होता है 10⁸ मैक्सवेल के बराबर. 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल. मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या होगा? लेट अस फाइंड डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B इंटू A, और B होता है F/m. मैग्नेटिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ. यहां पे F है फोर्स और M है पोल स्ट्रेंथ. ये हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे. B होता है F/m. तो मैग्नेटिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ, और ये हो गया एरिया. अभी फोर्स का डायमेंशन M1 L1 T-2, एरिया का L2, पोल स्ट्रेंथ, ये मास नहीं है, ये पोल स्ट्रेंथ है, और पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर मीटर. देयरफॉर L1 A1, L होगा मीटर के लिए, A होगा एम्पियर के लिए. तो डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा M1 L कैंसल, L2 बच गया, T-2 और A-1. ये होंगे डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. Some special cases. If area vector is parallel to B vector as in the first diagram, तो फर्स्ट डायग्राम में एरिया वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है, तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो थीटा 0 डिग्री होगा, cos थीटा 1 हो जाएगा. cos थीटा 1 होगा तो फ्लक्स होगा B इंटू A, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. ये होगा फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू. एंड इफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, इस तरह देखो, अगर हमने एरिया को ऐसे रखा, तो फिर एरिया अगर ऐसे है तो उसका एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर होगा. तो इफ एरिया इज अरेंज पैरेलल, इफ द प्लेन इज अरेंज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा. तो इन दैट केस एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. थीटा 90 डिग्री होगा, cos 90 0 हो जाएगा, एंड अगर cos थीटा 0 होगा तो फ्लक्स भी 0 होगा. तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड. बट मैग्नेटिक फील्ड के टोटल 4 डिफरेंट नोटेशंस है. तो we can call it magnetic field, we can call it strength of magnetic field, or magnetic induction, or magnetic flux density. एक ही टर्म के 4 डिफरेंट नेम्स. मैग्नेटिक फील्ड, और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक इंडक्शन, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. इसका सिंबल होता है B. उसका सिंबल क्या है? B. और एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसे वेक्टर B. देखो, मैग्नेट के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड होता है ना. एवरी मैग्नेट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, एवरी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, और एवरी मास प्रोड्यूसेस ग्रेविटेशनल फील्ड. तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और मास का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है. और ये तीनों फील्ड जो है वो अप टू इंफिनिटी तक स्प्रेड होते हैं. का मतलब मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहां तक स्प्रेड होगा? अप टू इंफिनिटी. इलेक्ट्रिक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक स्प्रेड होगा? अप टू इंफिनिटी. और अगर एक मास है तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसके अराउंड में, तो ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक स्प्रेड होगा? अप टू इंफिनिटी. तो मैग्नेटिक फील्ड स्प्रेड्स अप टू इंफिनिटी. तो उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ वो हमको डिफाइन करना है. अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, तो स्ट्रांगनेस और द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमको डिफाइन करना है. बट इसको कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बोलेंगे, समटाइम्स कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. सब एक ही होता है. एंड व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? इट इज द अमाउंट ऑफ magnetic lines of force or the number of magnetic lines of force passing normally का मतलब perpendicularly through unit area.
यूनिट का मतलब 1। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से कितने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगे, दैट नंबर इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। It may be defined as amount of magnetic flux passing per unit area. Amount of magnetic flux passing per unit area. तो ये होगा डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला तो वेक्टर B इक्वल्स टू phi अपॉन A या फोर्स अपॉन M। phi इज मैग्नेटिक फ्लक्स, A होगा एरिया, F होगा फोर्स और M होगा पोल स्ट्रेंथ। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा था F अपॉन Q, याद करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड E इसको F अपॉन Q लिखा था। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड विल बी F अपॉन M बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चार्ज मैग्नेटिज्म में पोल स्ट्रेंथ होता है। तो दिस इज विद एनालॉजी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E इज F अपॉन Q, फोर्स अपॉन चार्ज, वैसे मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड इज F अपॉन M। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला फ्लक्स अपॉन एरिया भी होता है और फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ भी होता है। ये M क्या है? पोल स्ट्रेंथ। स्मॉल m इज पोल स्ट्रेंथ। व्हाट आर द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन? इसके SI यूनिट क्या होंगे? अगर इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे तो फ्लक्स का यूनिट वेबर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो ये होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे फोर्स का यूनिट न्यूटन, पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर, तो वी कैन से न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अगले यूनिट के लिए मैंने इस फॉर्मूला को मीटर से मल्टीप्लाई किया और मीटर से डिवाइड किया। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मीटर, तो ये होगा न्यूटन मीटर, ये होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। न्यूटन इंटू मीटर इज जूल, न्यूटन इंटू मीटर इज जूल। मैंने मीटर से मल्टीप्लाई किया और मीटर से डिवाइड किया, तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो गया और न्यूटन इंटू मीटर जूल हो गया। देयरफॉर इट इज जूल पर एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इन सब यूनिट्स के लिए एक कॉमन सिंबल हमने यूज किया है, एक कॉमन यूनिट हमने यूज करना है, दैट इज टेस्ला। और टेस्ला का सिंबल होता है कैपिटल T का मतलब टेस्ला करस्पॉन्ड्स टू वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला करस्पॉन्ड्स टू न्यूटन पर एम्पियर मीटर, टेस्ला करस्पॉन्ड्स टू जूल पर एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एक सिंगल यूनिट यूज करेंगे जो इन सब के बराबर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, जिसका सिंबल है कैपिटल T। CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस। CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस। अभी देखो ये सब यूनिट है ना, इसमें एक्सेप्ट मीटर ऑल वेयर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ये सब साइंटिस्ट के नाम के देखो यूनिट्स है, एक्सेप्ट मीटर, वेबर, न्यूटन, एम्पियर, जूल, टेस्ला, गॉस, ये सब साइंटिस्ट के नाम है। तो ऑल यूनिट्स आर बेस्ड ऑन साइंटिस्ट। तो टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड गॉस इज द CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। गॉस का सिंबल G। And 1 Tesla is equal to 10⁴ Gauss. 1 Tesla is equal to 10⁴ Gauss. ये टेस्ला और गॉस का रिलेशन हो गया। जैसे 1 वेबर is 10⁸ मैक्सवेल, वैसे 1 टेस्ला is 10⁴ गॉस। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होंगे? तो अभी डायमेंशन फाइंड करते हैं, तो कोई भी एक फॉर्मूला यूज करेंगे। ये सिंपल लग रहा है, इसको यूज करते हैं। तो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ। फोर्स का डायमेंशन M1 L1 T-2, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर मीटर, तो इसका होगा L1 A1, तो ये हो जाएगा M1 L1 L1 कैंसिल, T-2 और A-1। तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज M1 T-2 A-1। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा उसको बोला जाएगा सिंपली मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कूलोम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। कूलोम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म और कूलोम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। सिमिलर लॉ आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इट वाज कूलोम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये दो लॉ भी सिमिलर है देखो।
similarity between magnetism and electrostatics, and there are many such similarities. So Coulomb's law in magnetism and Coulomb's law in electrostatics. To understand Coulomb's law, consider two magnetic poles. Consider two magnetic poles. First having pole strength M1 and second pole having pole strength minus M2. का मतलब in the first figure I have taken two unlike poles. ये north pole है because इसका pole strength positive है. ये south pole है because इसका pole strength negative है. Second diagram में मैंने दो like poles को लिया है, का मतलब दोनों north pole है और pole strength M1 and M2. अगर फर्स्ट फिगर में unlike poles है तो they will attract each other. Let R be the distance between the two poles. Second केस में अगर like poles है तो like poles will repel. Distance between two poles is R. तो Coulomb's law is a relation between F, M1, M2 and R. जैसे Coulomb's law में था. Coulomb's law में दो चार्जेस थे Q1, Q2, उनके बीच का डिस्टेंस R था. तो according to Coulomb's law of magnetic force, the force of attraction or repulsion between two magnetic poles is directly proportional to the product of their pole strength and inversely proportional to the square of the distance between them. Similar to Coulomb's law, F proportional to Q1, Q2 upon R square. यहाँ पे F proportional to M1, M2 upon R square. Product of the pole strength and inversely proportional to square of the distance. Therefore, F equals to K M1 M2 upon R square. What is K? Constant of proportionality. यहाँ पे K होगा constant of proportionality. In SI unit and for the pole placed in vacuum. अगर ये दो पोल वैक्यूम में रखा है और SI सिस्टम ऑफ यूनिट यूज किया है तो इस कांस्टेंट K का वैल्यू होता है μ0 अपॉन 4 पाई. इस K का वैल्यू SI यूनिट में और फ्री स्पेस में कितना होगा? μ0 अपॉन 4 पाई. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कांस्टेंट होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, वैसे मैग्नेटिज्म में कांस्टेंट होगा μ0 अपॉन 4 पाई. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और मैग्नेटिज्म में μ0 अपॉन 4 पाई. याद है एप्सिलॉन 0 का मैंने बोला था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. फ्री स्पेस का मतलब एयर मीडियम या वैक्यूम मीडियम. वैसे ये जो μ0 है इसको बोलेंगे परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. तो व्हाट इज एप्सिलॉन 0? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. व्हाट इज μ0? परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. इलेक्ट्रिक फील्ड का परमिटिविटी होता है, मैग्नेटिक फील्ड का परमियाबिलिटी होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड का परमिटिविटी होता है, मैग्नेटिक फील्ड का परमियाबिलिटी होता है. तो K का वैल्यू होगा μ0 अपॉन 4 पाई. का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 बिकम्स μ0 अपॉन 4 पाई इन मैग्नेटिज्म. ये ऐसे हम लोग फॉर्मूला में चेंज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू मैग्नेटिज्म. तो फिर फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? F इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर. बिकॉज K को लिखा मैंने μ0 अपॉन 4 पाई. तो ये बन गया फॉर्मूला फॉर Coulomb's लॉ इन मैग्नेटिज्म. F इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर. नाउ ये जो μ0 है उसको मैंने क्या बोला? परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. फ्री स्पेस का मतलब एयर और वैक्यूम. और इस μ0 का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷. ये जो मैंने कांस्टेंट लिया ना μ0 जिसको बोलेंगे परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, उसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷. और μ0 का यूनिट होगा वेबर पर एम्पियर मीटर. वेबर पर एम्पियर मीटर. ऑल्सो हेनरी पर मीटर. वेबर पर एम्पियर मीटर और हेनरी पर मीटर. अगर μ0 का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ है तो μ0 अपॉन 4 पाई कितना होगा? 4 पाई को यहां पे डिवाइड कर दो तो μ0 अपॉन 4 पाई विल बी 10⁻⁷. का मतलब ये जो कांस्टेंट है ना μ0 अपॉन 4 पाई उसका वैल्यू हम लोग लेंगे 10⁻⁷. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹.
इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4πε0 इज 9 इंटू 10⁹। वैसे मैग्नेटिज्म में μ0/4π इज 10⁻⁻⁷ और इसका यूनिट होगा वेबर पर एम्पियर मीटर। तो दिस इज कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म एंड दिस इज कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो दोनों लॉ सिमिलर है। तो ये हो गया डिस्कशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस।